Hello dear student, good morning to all of you and once again welcome in this class. आज एक नया टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। कभी हम इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़नी भी चाहिए और आगे जा कर के वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमें कुछ भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, जिसमें मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है, वहाँ आकर के हम फंस जाते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया उसी समय मैंने कहा हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। आज हमारे पास एक मैंने लिखा रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक, सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम, यानी सार्थक अंक जो होते हैं उसको कैसे आप निर्धारित करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई अंक सार्थक है। सार्थक को जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड प्रेसिजन। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड प्रेसिजन का मतलब होता है सार्थक अंक तथा परिशुद्धता। प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। हम कैसे जानेंगे कोई अंक सार्थक है कि नहीं है, इस बात को कैसे जानेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब होता है अनिरंतर परिवर्ती और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स का मतलब होता है निरंतर परिवर्ती। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको डिस्क्रीट वेरिएबल्स जिसे अनिरंतर परिवर्ती के नाम से जानते, ये होता क्या, अगर कोई किसी ने पूछा या हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर मान लेते जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं और उससे पहले हमने लिखा अनिरंतर परिवर्ती, एक वर्ड लिखा अनिरंतर परिवर्ती, तो ये आपको एक चीज के बारे में बताता है। इस वर्ड को जरा सा फोकस करिए तो आपको दिखाई देगा कि ये वर्ड हमें ये बताता है कि कोई चीज परिवर्तन नहीं हो रहा। जबकि हम कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो वो हमें बताता है कि निरंतर परिवर्ती, निरंतर परिवर्ती। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल्स है और ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। ओके, ये क्या होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स और ये आपका क्या है कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, अब आप इस चीज को देख सकते हैं, अनिरंतर परिवर्ती मतलब इसमें कोई कंटिन्यूअसली कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लगातार कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट को समझे तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब कंक्लूजन पे पहुंचते तभी जाकर के हम सार्थक अंक क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम किसी रूल को देते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे जानेंगे, वो सार्थक अंक कौन कौन से, कैसे जानेंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का मतलब जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे मनी को विड्रॉ करना। अगर हम मनी को विड्रॉ कर रहे हैं, किसी बैंक से निकाल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप उसको काउंट कर सकते हो और एक बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा इतना मनी है ये चीज़। अगर किसी रूम में आपको कह दिया जाए चेयर को काउंट करिए तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट करेंगे। अगर आपको काउंट आता है, अगर आपको नंबर गिनना आता है तो डेफिनेटली आप काउंट करके आ जाएंगे कि इस रूम में इतने हमारे पास चेयर है, इस रूम में इतने फैन है, इस रूम में इतने मतलब आपके बेड है, एक्सेट्रा आप काउंट करके आ जाएंगे, नो डाउट। ओके, और वही चीज अगर दूसरा पर्सन जाएगा तो भी वो उतना ही काउंट करेगा जितना कि आपने किया, तो वो अनिरंतर है, उसको आपने बदला नहीं है। दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स, यानी जो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं अच्छे से, वो हमारा डिस्क्रीट। लेकिन कहानी तो तब बनती है जब हमारा निरंतर परिवर्ती की बात आती है। निरंतर परिवर्ती कैसे होता है, देखिए भौतिक परिवर्तन पढ़ना है हमें और केमिकल परिवर्तन पढ़ना है। किसी भी आप चूंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं या किसी चीज़ को मेजर करना है, किसी की डेंसिटी मेजर करना है, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, इसी तरह जब हम मेजर करते हैं तो हमें एक एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू लाना चाहिए। तो एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, कुछ कमियों की वजह से आता है, कुछ बैलेंस की कमियों की वजह से। बैलेंस का मतलब जो जिससे आप मेजर करते हैं, जो आपके पास मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का मतलब जैसे आपने
फिजिकल बैलेंस ले लिया, केमिकल बैलेंस ले लिया, गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, सुनार के पास, तो उसके पास अलग तरीके का तराजू होता है जिससे वो मेजर करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का जब लेते हैं, या आप स्वीट वेंडर के पास जाइए या फ्रूट वेंडर्स के पास जाइए, तो आप उसके अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, उनके तराजू मिलेंगे जिससे आपको मेजर करने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज आपके पास एक आम है और आम को आपको मेजर करना है, तो आप अगर इसे फ्रूट सेलर के पास जाएंगे, फ्रूट वेंडर के पास जाएंगे, जो फल विक्रेता है, उनसे जाके मेजर कराएंगे, तो हो सकता है आम का वजन आपके पास कितना हो, 50 हो, 50 ग्राम आ गया। ओके, बात समझने की कोशिश करिएगा, ये कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया। और क्योंकि उसके पास 50 ग्राम से कम बाट होता नहीं है, तो वो 50 ग्राम मान लेता है, और हो सकता है कि उस आम का जो वेट हो 50 से 100 के बीच में हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 50 ग्राम है, या उन्होंने बोल दिया कि 100 ग्राम है, क्योंकि उसे पैसे बनाने वो बोल सकता है इस तरीके से, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 50 ग्राम है, आपको पैसे देना है, निकाल लेना है। अब उसी आम को ले जाइए आप कहाँ पे, जो आपने देखा, जो गल्ला मंडी में जो आपके वो करते हैं और तौलते वगैरह हैं, उनके पास ले जाइए, उनके तराजू से तौलिएगा, तो हो सकता है कि ये आपका 86 ग्राम आ जाए और 90 के बीच में आ जाए, 80 और 90 के बीच में आ जाए, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। यही चीज हो सकता है आप गोल्ड स्मिथ के पास ले जाएं, सुनार की दुकान पे ले जाएं, तो इसी आम का जो आपने वेट यहाँ पे देखा था, हो सकता है, क्योंकि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके जो उसके पास उनके पास जो बैलेंस होता है वो आपके 10 मिलीग्राम तक एक्यूरेसी देता है, यानी 10 मिलीग्राम तक आपके एकदम एक्यूरेट वैल्यू को बताता है। तो हो सकता है उसके पास जाइएगा तो यही चीज आपके 86.45 आ जाए, और ये इसके बीच में आपके आ जाए। ओके, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाए। इस चीज को जब आप फिजिकल बैलेंस से मापेंगे तो फिजिकल बैलेंस और इसके बहुत एक्यूरेसी देता है, इससे भी अच्छा होता है, तो उस समय हो सकता है 86.453 आ जाए। या इसी को केमिकल बैलेंस से जाएंगे तो केमिकल बैलेंस और एक्यूरेसी देता है, तो हो सकता है कि 86.4532 आ जाए। तो यह आ गया इसकी एक्यूरेसी, इतने तक इन्होंने दिया है मेजरमेंट, इसका मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू दिया है। अब आप सोचिए कि आपने इनको कहाँ कहाँ मेजर किया और सब जगह एक अलग अलग आपके पास क्या आया, इसका मेजरमेंट आया। आप किस चीज को एक्यूरेट मानेंगे? आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप किसको एक्यूरेट मानेंगे, लेकिन उसी को एक्यूरेट मानेंगे जिसका कलर बहुत एक्यूरेसी देता है, बहुत करेक्ट तौलता है वो चीज। और मैंने जैसे बोला कि अगर आप फ्रूट वेंडर से लेकर के आप ग्रोसर के पास जाएंगे तो अलग चीज आएगा, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे तो अलग वैल्यू आएगा, उसके बाद फिजिकल बैलेंस होता है, उसके बाद केमिकल बैलेंस बहुत एक्यूरेट देता है। तो इस चीज को, यानी जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, जिस तराजू का मतलब मेजरमेंट सबसे अच्छा है, उसी को हम अच्छा मानेंगे, तो हम इसको अच्छा मानते हैं केमिकल वाले को। ठीक है, तो ये चीज हमारा आ गया। अब देखिए इतने सारे आपके पास वैल्यू आ गए हैं, आप सोचिए क्या ये आपके निरंतर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, निरंतर परिवर्त या कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको एक नया डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, और उसको जो है, जो मैं बोलता हूँ उसको वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। किसी बच्चे का जो है कंप्लेन आया था कि सर नोट्स हमें भेज दीजिए फोटो खींच करके। मैंने जब कहा कि मेरे पास बुक नहीं है, फिर भी आप कैसे, हमारे पास इंग्लिश की बुक, अगर इंग्लिश के मैं आपको भेज दूँ क्या आप उससे कर सकते हैं? इंग्लिश के बुक को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ाता हूँ और इस चीज़ को बताता हूँ, तो क्या आप उससे बना सकते हैं? नहीं। लेकिन जब मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ हिंदी में, उस चीज़ से आप नोट्स बना सकते हैं बहुत इजीली वे में, चाहे इंग्लिश में बनाना चाहे चाहे हिंदी में, दोनों में किसी में भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना। अब मुझे आना है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन में आना है। एक होता है आपके पास एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को बोलते यथार्थता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ओके। एक्यूरेसी का मतलब होता है यथार्थता और प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। इसका मतलब होता है यथार्थता,
और इसका मतलब होता है परिशुद्धता, परिशुद्धता। ओके, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होगा और एक्यूरेसी को कैसे निकालेंगे, इसका एक हमारे पास फार्मूला होता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि आम को तौलिए और इस तरीके से देखिएगा इसका वजन कितना कैसे आएगा। ओके, यथार्थता क्या होता है, किसी प्रयोग में प्राप्त मान वास्तविक मान के कितना समीप है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो रियल वैल्यू के कितना पास है, वही उसकी यथार्थता है। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं यहाँ से स्कूल चल दिया हूँ और स्कूल के लास्ट वाले गेट पे समाधान हॉस्पिटल तक पहुंचा हूँ, इसका मतलब हमारी यथार्थता ज्यादा है क्योंकि मैं उस रियल वैल्यू तक पहुंच रहा हूँ। लेकिन कोई कहाँ पे, स्टेडियम पे, तो उसकी यथार्थता उतनी नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में समझे तो इसको ऐसे समझिए कि मैंने बोला कि एक मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक ब्लीचिंग पाउडर है, सपोज यू हैव अ bleaching powder and the percentage of chlorine in bleaching powder is 30.56%। समझने की कोशिश करिए, मैंने कहा कि ब्लीचिंग पाउडर और उसमें जो क्लोरीन का परसेंटेज है वो कितना है आपके 30.56% है। ओके, मैंने इतना बोल दिया। अब इसी कंपाउंड को, इसी ब्लीचिंग पाउडर को आपने दो तरीके से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद इसके दो मान आपको अलग अलग प्राप्त हुए। दो मान प्राप्त हुए, एक 30.84 प्राप्त हुआ परसेंट और दूसरा जो आपने मेजर किया उसमें आपको 30.78% फाइंड हुआ। समझने की कोशिश करिए, ब्लीचिंग पाउडर का एक सैंपल है और उस सैंपल में 30.56% आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, ऐसा कहा गया। लेकिन आपने माना नहीं, आपने क्या किया, इसको मेजर करना चाहा और मेजर करने के लिए आपने दो तरीके से इसको मेजर किया। दो अलग अलग चीजों से जब मेजर किया, विश्लेषण इसका किया, तो आपने पाया कि एक में आ रहा है, एक जो आपने प्रैक्टिकल किया उसमें प्रथम विधि या फर्स्ट मेथड में 30.84% आ रहा है आपके हिसाब से और दूसरे में आपका 30.78% आ रहा है। क्या ये चीज आपका रियल है कि ये रियल है? सबसे पहले ये आपका ट्रू होना चाहिए, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज कहा गया कि इसमें इतना परसेंटेज है, इसका मतलब इसको मेजर करके ही डाला गया होगा, परसेंटेज निकाल के ही डाला गया होगा या मिक्स किया गया होगा। लेकिन आपने नहीं जाना, आपने दूसरे तरीके से इसको ढूंढना स्टार्ट किया और ये आपके पास है। तो ये आपके पास क्या होता है, प्रायोगिक वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। कौन सी वैल्यू होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। और अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो हम एक्यूरेसी जब निकालते हैं, यानी यथार्थता जब निकालते हैं, तो एक्यूरेसी का एक फार्मूला हमारे पास होता है। आइए मैं यही लिख देता हूं, एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या होता है? मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। क्या होगा? रियल वैल्यू जो वास्तविक मान होता है वो होता है, और रियल वैल्यू आपके पास अभी अभी मैंने बताया था कितना होता है, तो आपने देखा 30.56। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू के नाम से जान सकते, ट्रू वैल्यू। बात समझ पा रहे हैं? ये मीन का मतलब होता है औसत प्रायोगिक मान, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, और ये आपके पास ट्रू वैल्यू, ट्रू का वैल्यू का मतलब आप समझते हैं वास्तविक मान, ये चीज है वास्तविक मान, ये चीज है। अब इसको निकालिए और समझिए कि कौन ज्यादा यथार्थ है, एक्यूरेसी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि ये फर्स्ट वाला प्रयोग था और ये सेकंड वाला प्रयोग था। फर्स्ट प्रयोग में आपके पास 30.84% है, माइनस कर देना हमें ट्रू वैल्यू को 30.56। ओके, तो आपको 84 माइनस 56 करना है, यहाँ पे 14, 8 आ जाएगा, 7 में से 5 या 2, 8। ओके, कितना आएगा आपके पास? इसकी जो वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 0.28। बात समझिएगा, आप कितनी वैल्यू है इसकी?
0.28, क्योंकि ये दोनों भी परसेंटेज में था तो ये भी आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका जो था उसके अकॉर्डिंग निकाल लें। सेकेंड वाला आपके पास ये है, चलिए इसको भी एक बार निकाल लेते हैं। फिर से आपके पास सेकेंड, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया था वो 30.78, यही तो आया था। कितना था? 30.78, और 30.78 और इसका जो वैल्यू था आपने देखा माइनस करके 30.56, यही वैल्यू आपको करना है। माइनस करिए, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ओके, 0.22%। अब जरा सा हमें बताइए कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, ये वैल्यू या ये वैल्यू। जिसमें आपके एक्यूरेसी कम आया है, यानी जो आपका वैल्यू कम आया सेकेंड, मतलब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट का, यानी वो ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा सही, यानी दूसरी विधि जो है वो अधिक सही है, अधिक एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम वैल्यू आया, दोनों का डिफरेंस क्या है, सबसे कम से कम आया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब आइए इन सब को मिटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम सिग्निफिकेंट वैल्यू की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट, ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू की जब बात करते हैं, जब हम सिग्निफिकेंट वैल्यू की बात करते हैं तो एक चीज हमारे पास आ जाना चाहिए कि सिग्निफिकेंट वैल्यू में जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर, किसी भी डिजिट का जब आप मेजरमेंट करते हैं, फिजिकली किसी चीज को मेजर करते हैं और उसमें जितने भी आपके टोटल नंबर होते हैं उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। यानी कह सकते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जितनी भी चीजें भौतिक राशि आपकी मापी गई है उसमें सार्थक अंक की संख्या लिखे गए अंकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो लिखे गए अंकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें से एक चीज आपको बता दूं, इसमें अंतिम अंक का मान अनिश्चित होता है। अगर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो लास्ट जो आपका डिजिट होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, ये बात जान लीजिए, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है हमारा, इसलिए सार्थक हम उसको नहीं मानते। मान लेते हैं हमने लिखा 8.54, इस तरह से लिखे, तो ये जो लास्ट का हमारे पास है ये एक्यूरेट नहीं है, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं है, ये आपका +-1 भी हो सकता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। +- अगर 1 इस तरीके से हो सकता है तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस, इसका मतलब इसको एक्यूरेट नहीं माना गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू में जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट लिखे रहते हैं, सब आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। लेकिन ये जो आपका होता है ये कंटिन्यूअस होता है, ये वेरिएबल होता है। बाकी सब आपका क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, अनिरंतर होता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, निरंतर अंक होता है, ठीक है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गया, अब हम इसमें जाएंगे कि कौन कौन से रूल्स है हमारे पास किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करने के। तो रूल नंबर फर्स्ट के लिए आपके पास आज यहाँ पे दिखाएंगे, जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। कहने का मतलब सभी गैर शून्य जो अंक होते हैं वो हमारा सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने बोला जितने भी गैर शून्य अंक होते हैं वो हमारा सार्थक होते हैं। तो आइए समझने की, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में, अब 146 लिखा, ठीक है। आपने लिखा 15.23, 15.245 लिखा, 135.21 लिखा। ये जितने भी चीज आप लिख रहे हैं सब आपका क्या है, सार्थक अंक है। कितने होंगे यहाँ पे, सब सार्थक होंगे। लेकिन इसमें इसकी एक मेजर होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए जो हमेशा लिखेंगे। ये आपका सेंटीमीटर में है सपोज, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते सेंटीमीटर है, ये भी आपका सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सपोज सेंटीमीटर है। एक चीज मैंने लेंथ की यहाँ पे यूनिट ले रखा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होना चाहिए, ये सब सार्थक होंगे क्योंकि इसमें कहीं भी आपका जीरो नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? जब इसमें कहीं भी जीरो नहीं है तो ये आपका क्या होगा, सार्थक होगा। ये बात हमेशा जान लीजिए, ठीक।
अब इसमें कितने कितने सार्थक अंक है, तो इसमें जो सार्थक अंक है सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3 to 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 जितने भी आपके नंबर होते हैं वो आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या कह लीजिए सार्थक अंक होते हैं। जब ये चीज पढ़ लेते हैं तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है, इस बात को समझिए। अगर कोई भी राशि दी गई है और प्रथम गैर शून्य अंक के बाई उपस्थित शून्य सार्थक नहीं होते हैं, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई भी डिजिट लिखा हुआ है तो अगर कोई गैर शून्य अंक है, मतलब वो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा कुछ भी है, तो उसके जो लेफ्ट साइड में होंगे जितने भी जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसको द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ये बात समझिए। अगर कोई चीज हम लिखते हैं 0.002, ठीक है, 0.0002, 0.0056, 0.0352, ये कुछ मैंने चीजें लिख दी है। तो मैंने क्या कहा कि नॉन जीरो से पहले जो आप जीरो लिखते हैं वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होता, यथार्थ नंबर नहीं होता है। जब ये चीज आप जान जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने आपके सार्थक अंक होंगे। तो अगर इसमें सार्थक अंक देखते, सिग्निफिकेंट फिगर देखते तो 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3। सिर्फ इतने को काउंट करेंगे, ना कि इन सबका, क्योंकि ये नॉन जीरो से पहले यानी जो आपके गैर शून्य अंक है, यानी 2 से पहले आपके 2 जीरो, इसका कुछ मतलब नहीं है। इस आपके क्या है, सॉरी, ये आपके क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट या सार्थक अंक नहीं है, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। अगर कोई डिजिट से पहले शून्य आ रहा है तो वो चीज, लेकिन अगर कभी शून्य बीच में आ रहा है डिजिटों के बीच में तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट कैसे होगा ये बात समझिए। अगर आपने लिखा 2.05, 2.003, 2.303, इस तरीके से आपने चीजें लिख रखा है, तो ये सभी के सभी डिजिट यहाँ पे और जीरो इंक्लूडिंग जीरो सब आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें अगर हम सार्थक अंक ढूंढना चाहे तो हम सार्थक अंक इसमें ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो आपको पता है कि इसमें सार्थक अंक 3 होंगे, इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 हो जाएंगे, इसमें सार्थक 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि सार्थक अंक हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो ये बात आती है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई डेसिमल है और उसके राइट साइड में कोई अगर शून्य होते तो वो सार्थक होते हैं, ठीक है। अगर आपने दशमलव के दाईं ओर उपस्थित शून्य सार्थक होते, ये बात आपको दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके कुछ डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे भी दशमलव के बाद था, लेकिन उससे पहले आपके उसके बाद आपका क्या था, एक नॉन जीरो डिजिट था, और नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो था लेफ्ट साइड में, इसीलिए सार्थक नहीं था। लेकिन अगर राइट साइड में होता है तो सार्थक आपके होंगे, ये बात आप समझिए। जैसे आप लिखते हैं 15.00 या 15.0, ओके, इस तरीके से आप लिखते हैं 00, इस तरीके से आप चीजों को लिखते हैं। अगर आपने इस भाषा को लिख रखा है तो ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, सार्थक होंगे, ये बात आपको समझना होगा, ठीक। चलिए एक इसमें दिखाते हैं, 2 इसमें दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 15.350, 15.2300, इस तरीके से अगर आपने इसको दिखाया तो ये सभी आपके क्या होंगे, सार्थक होंगे। अगर ये सार्थक होंगे तो यहाँ पे सार्थक डिजिट कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आपके इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है, ठीक।
अगर इतनी सी बात हम लोग समझ लेते हैं तो आइए एक नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपने कैसे इस चीज़ को लिखा, इस सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम दिखाएंगे। तो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसको दिखाने के लिए हम एक एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को आप साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को किसी चीज को हम 10 की पावर में दिखाते हैं। 10 की पावर में दिखाने का मतलब कैसे दिखाएंगे ये चीज आप समझिए, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज को करना है कि कैसे दिखाना है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चीज इस तरीके से लिखा हुआ है, 10 की पावर में कैसे दिखाएंगे ये बात समझिए, जिसे आप चरघातांकी के नाम से जानते हैं या वैज्ञानिक संकेतांक के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यही आपका क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन भी होता है। ओके, साइंटिफिक वैज्ञानिक संकेत भी कहते हैं इसे, या चरघातांकी संकेत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो वर्ड बोल रहा हूं उससे आप चीजें लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होते हैं। सपोज आपने कोई चीज लिखा इस तरीके से, आपने लिखा 200, यहाँ पे देखिए, और 200 आपने लिख करके यहाँ पे छोड़ दिया, और 200 लिखने से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आगे और इसके कितने जीरो हो सकते हैं। जब इसके आगे कितने जीरो हो सकते ये चीज आप नहीं जान सकते, या मान लेते हैं इतने सेंटीमीटर आपने लिखा, तो इसके आगे कितने जीरो हो सकते ये बात आपको नहीं पता। तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, तो यही विधि अपनाएंगे जो हम घात बोल रहे हैं, जो पावर बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, उसके यूज करेंगे, या साइंटिफिक नोटेशन को यूज करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन यूज करने के लिए हमेशा याद रखिए कि हमेशा जो भी डिजिट लिखा होता है, हमेशा 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके और फिर 10 की पावर को इंडिकेट करते हैं। 10 की पावर कैसे लिखते हैं, 10 के पावर घात दिखाते हैं, 10 की घात में लिखते हैं। इस चीज को कैसे लिखाते हैं ये चीज को देखिए हमेशा। ठीक है, पावर में लिखते हैं चीज। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं पता चलता है कि इसके आगे और कितने जीरो हो सकते हैं। जब इसके आगे कोई जीरो हमें नहीं पता चलता, ये सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये चीज दिखाना होगा कि एक अनिश्चित होती है ये चीज। तब जब अनिश्चित होती है तो इसको निश्चित करने के लिए 1 के बाद, एक डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल लगाएंगे, देन 2 लिखेंगे, ये जो चीज इनटू 10 दी पावर आपके पास कितना हो जाएगा, 10 दी पावर हो जाएगा कि जहां आपने डेसिमल लगा उसके बाद कितने डिजिट है, तो आपको दिख रहा है 3 है, 1 2 है, 1 3 इस तरह से, तो इसके पावर में आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जो चीज हमेशा पावर में आप दिखाते हैं। तो हमेशा इसी विधि को हमें यूज करना है और जानना। आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें आपको लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 1500000 ग्राम। अब इसको साइंटिफिक वैल्यू में लिखना है, तो साइंटिफिक वैल्यू में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें कोई डिजिट नहीं है तो हमेशा याद रखिए कि 1 के बाद आप क्या लगाएंगे, डेसिमल इनटू इस डिजिट को लिखेंगे। डिजिट हमेशा इधर होंगे, इनटू 10 कर देंगे, और इसके बाद जहां आपने डेसिमल लगा उसके बाद कितने डिजिट है ये चीज देख लीजिए। तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ग्राम हो जाएगा। ये साइंटिफिक वैल्यू है और इसी चीज को हमें नोट करना है। ठीक, कितना सिंपल भी हो जाता है, क्योंकि इतने का हम लिखते समय भी दिक्कतें आती है। ये तो इसकी जो है इजीनेस के लिए, सरलता के लिए, कि ये सरल हो जाए, इसीलिए इसको जो है एक्सेप्ट किया गया और इसी को लिखा जाता है। आजकल जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री में खास तौर से या फिजिक्स में, तो आपने देखा इसी पावर में हम लोग चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई चीज़ हमारे पास ऐसा 0.0064 और फिर सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से लिखा, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो हमेशा याद रखें जो डिजिट है वहां तक आप पहुंचेंगे 6.4 इंटू ये डेसिमल राइट साइड में कितना गया 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 0 0 है, उसके बाद 6 4 है, तो ये आपके यहाँ तक पहुंचा, इसीलिए 10 की पावर ये वैल्यू आपके माइनस में हो जाएंगे, -3
सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो कैसे किया जाए, है ना। तो ये एक तरीका हमारे पास होता है किसी चीज़ को फाइंड करने का, किसी चीज़ को लेने। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गया। कुछ इससे रिलेटेड और आपको देते, जैसे आपने लिखा 0.059 मीटर, ये चीज़ दे रखा है। इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा हमारे पास तरीका होगा इस चीज़ को देखिए। तो डेसिमल यहाँ से उठ करके जब यहाँ पे आपका पहुँचेगा तो 5.9 रह जाएगा, इंटू 2 डिजिट इधर गया तो 10⁻⁻² और फिर मीटर। ये होता आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसी नोटेशन में हमेशा हम लोग लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए अगर इस चीज़ को जान गए तो आगे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को हम आपको यहाँ लिखेंगे और फिर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि कोई चीज़ लिख करके पहले से रख देंगे तो टाइम कम वेस्ट होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।